चलिए तो आज हम लोग फिजिक्स का चैप्टर 2 प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का क्या नाम है बाबू? प्रकाश का अपवर्तन। चैप्टर का क्या नाम है? प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन। और ये चैप्टर 2 है। चैप्टर कितना है? तो 2। याद रखिएगा कि ये चैप्टर कितना है? तो 2 है। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, ध्यान से समझ लीजिए। जब कोई प्रकाश की किरणें, जैसे मान लीजिए ये माध्यम पानी है, ठीक, इधर का माध्यम हवा है, तो ये माध्यम से जब इसमें प्रकाश की किरणें आती है तो ये सीधे इसको जाना चाहिए। इस सूरत सीधे न जाके अपने रास्ता से क्या होता है, मुड़ जाता है। बहुत सारे लड़के नहीं छुछुंदर टाइप के होते हैं, उसको जाना चाहिए सीधा, अपने रास्ता से क्या होते हैं, मुड़ जाते हैं और मुड़ कर चले गए किसी और घूमने फिरने, ऐसे करके होता है। तो जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरी माध्यम में आती है तो अपने रास्ते से मुड़ जाती है, यानी अपने पथ से मुड़ जाती है, जिसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। याद हो गया? मतलब कि जब सीधे न जाकर और मुड़ जाए तो उसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो खूब मजे से आप लिख देना कि जब प्रकाश की किरणें ऐसा आएगी तो उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो ये हो गया हम लोग का यार। चलिए, बहुत अच्छा। और एक एक चीज़ है आपको खूब मज़े से याद रखना। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं? ससुरा जब सीधे न जाकर मुड़ जाता है तो उसे प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन। कोई भी चीज़ सीधे न जाकर, मान लीजिए इसको आना है सीधा ऐसे, इसको सीधा जाना है, किया किया कि यहीं से मुड़ गया, तो इसी मुड़ने का मतलब होता है अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब ही होता है मुड़ना। अपवर्तन का मतलब क्या होता है, मुड़ना। तो मुड़ने की घटना को अगर वही प्रकाश की किरणें मुड़ेगी तो प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। कोई लड़का मुड़ेगा तो लड़का का अपवर्तन कहते हैं। तो जो मुड़ेगा उसे क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। थोड़ा बड़ा करके देखिए ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे का बहुत अच्छे से प्रकाश का। अब देख लीजिए कि हवा, जैसे कोई माध्यम है ना, जैसे हवा हो गया, हवा, पानी और शीशा। याद रखना बाबू, हवा, पानी और का शीशा। शीशा का मतलब कांच। और इसमें प्रकाश की चाल। किसकी चाल? प्रकाश की चाल क्या होती है? तो हवा में प्रकाश की चाल याद कर लेना जबरदस्त तरीका से, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो हवा में प्रकाश की चाल याद हो गया। पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। तो ये आप खूब मजे से याद कर लेंगे। हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸, मतलब 10⁸ तो आपको याद ही नहीं करना है। 10⁸ बाबू तीनों में रहेगा, केवल 3, 2.25 और लास्ट वाला में आ जाएगा 2। तो ये हो गया प्रकाश की चाल। इसको जरूर आप याद रखेंगे क्योंकि इसकी क्या आता है, काम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, अब देखिए क्या आ गया, अपवर्तन से संबंधित कुछ पद आ गया। अपवर्तन से संबंधित, किसके अपवर्तन से संबंधित? तो प्रकाश के अपवर्तन से, अपवर्तन से संबंधित पद। इसका मतलब क्या होगा मेरे सिर? देखिए, जब प्रकाश की किरण है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जैसे हम बताए थे कि ये माध्यम है, जैसे ये पानी माध्यम है, मान लीजिए बाहर में कौन सा माध्यम है, तो हवा। तो जब कोई भी प्रकाश की किरणें जब इस पर आती है और इस सतह पर टकराती है तो इसको कहते हैं आपतित किरण। कौन सा किरण कहते हैं इसको? आपतित किरण कहते हैं। तो आप याद कर लेना।
जब प्रकाश की किरणें किसी सतह पर आकर टकराती है तो उस किरण को आप जिस बिंदु पर टकराती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु। इसको आपतन बिंदु बोलेंगे। आपतन बिंदु का मतलब ओ। अब ये प्रकाश की किरणें जाना चाहिए सीधा, लेकिन ये अपने रास्ते से मुड़ जाएगी तो इसको कहते हैं अपवर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको? अपवर्तित किरण। चलिए, और इसके बाद में क्या है कि इस आपतन बिंदु पर हम लोग लंब खींचते हैं तो आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु, इस पर खींचे लंब को क्या कहते हैं? तो इसको अभिलंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अभिलंब, यानी एन कहते हैं। याद कर लेना, नॉर्मल कहते हैं। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, आई। और ये हो गया अभिलंब, और ये हो गया अपवर्तित किरण। तो अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, मतलब ये उल्टा थोड़ा बना दिए, ये क्या होगा ना कि इसमें किरणें आ जाएगी, इधर मुड़ जाती है। इस किरणों को जैसे जाना चाहिए सीधा, तो ये किरणें क्या होगी बाबू ना, सीधा ना जाकर ऐसे मुड़ जाएगी। ये अपवर्तित किरण होगा, ध्यान दीजिएगा, अपवर्तित किरण। तो इसके बीच बने कोण को अपवर्तन कोण कहते हैं। तो ये 6 बातें आपको जरूर याद कर लेनी है खूब मजे से। जब किरणें आएगी तो आने वाला को आपतन, जहाँ टकराएगी आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को अभिलंब कहते हैं। और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। ये देख लीजिए, ध्यान दीजिए, ये अभिलंब हो गया। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन कोण। तो ये हम लोग याद कर लिए। चलिए, तो अगला स्टार है प्रकाश के अपवर्तन का नियम। ये जो है वीवीआई टॉपिक है, याद रख लीजिएगा, बहुत वीवीआई है। तो याद कर लेना, प्रकाश के अपवर्तन का 2 नियम है जबरदस्त तरीका से। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो 2 नियम है। पहला है कि आपतन कोण, मतलब कि आपतित किरण कह सकते हैं, आपतित किरण। फिर क्या हो जाएगा? आपतन कोण, आपतन कोण मतलब आई। और क्या? अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण का मतलब क्या हुआ? आर। तथा अभिलंब, तथा का अभिलंब। आपतित किरण, परावर्तित किरण, चाहे ये हो गया आपतित किरण और परावर्तित किरण होना चाहिए। सॉरी, यहाँ थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपतित किरण, आपतन कोण नहीं, आपतित किरण, अपवर्तित किरण। आपतित किरण और का अपवर्तित किरण। तथा अभिलंब, तथा अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। आप लोग को एकदम याद कर लेना है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होते हैं बाबू? एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण, आपतन कोण का मतलब होगा आई। अपवर्तन कोण के बराबर होते हैं। अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण का मतलब आर, कि क्या होते हैं? बराबर होते हैं। नहीं, ये सॉरी, ये मिस्टेक हो गया आपका, मिस्टेक हो गया। इसका नियम यह है कि आपतन कोण की जाए बाटा में अपवर्तन कोण की जाए एक नियतांक होता है। एक का होता है नियतांक के मतलब अपवर्तनांक होता है, पढ़ाएंगे अभी तुरंत अपवर्तनांक के बारे में। इसी को कहते हैं प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम, और इसी को बाबू बोलते हैं स्नेल का भी नियम कहते हैं। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम। तो खूब मजे से कभी भी पेपर में आ जाएगा कि स्नेल का नियम लिखिए, तो आप बता देना साइन आई बटा में साइन आर बराबर एन को स्नेल का नियम कहते हैं।
या प्रकाश के अपवर्तन का द्वितीय नियम कहते हैं। या ऐसे किसी प्रकाश के विशेष वर्ण के लिए आपतन कोण की जाया और अपवर्तन कोण की जाया का अनुपात, क्योंकि बटा में अनुपात एक नियतांक यानी n होता है, जिसे स्नेल का नियम कहते हैं। बहुत वीवीआई है ये नियम। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं और देख लेते हैं क्या। चलिए तो आगे की ओर हम लोग समझते हैं। बहुत ही अच्छा और शानदार टॉपिक है। सघन माध्यम किसे कहते हैं तो याद कर लेना, जिसका घनत्व ज्यादा हो, जिस माध्यम के घनत्व का हो ज्यादा हो, तो जिसका घनत्व ज्यादा हो उसे सघन माध्यम कहते हैं। और जिसका घनत्व कम हो, मान लीजिए इसका घनत्व का है कम है, तो उसको हम लोग विरल माध्यम कहते हैं। और अपवर्तनांक किसे कहते हैं, सी बटा सी एम को अपवर्तनांक कहते हैं। सी बटा सी एम। अब कहिएगा सर सी बटा सी एम क्या है। सी का मतलब होता है हवा में प्रकाश की चाल, और एम का मतलब होता है मीडियम। मीडियम का मतलब होता है माध्यम। मीडियम माने का होता है माध्यम। तो ये हो गया हवा में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल। मतलब कि सी माने चाल होता है। सी माने का होता है चाल। तो सी किस में चाल है, हवा में प्रकाश की चाल। और सीएम का मतलब होता है माध्यम में प्रकाश की चाल। तो इसको क्या कहते हैं, अपवर्तनांक कहते हैं। तो ये समझ गए, जिसका घनत्व ज्यादा हो तो उसे सघन माध्यम कहते हैं, जिसका घनत्व कम हो उसे विरल माध्यम कहते हैं, रेयर मीडियम कहते हैं, और इसको डेंसर मीडियम कहते हैं। अपवर्तनांक इसको न्यूल सूचित करते हैं। सी बटा सी एम को अपवर्तनांक कहते हैं, हवा में प्रकाश की चाल बटा में माध्यम में प्रकाश की चाल। चलिए तो आगे हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि हवा और पानी, मान लो दो चीजें, तो हवा कैसा माध्यम होगा, विरल होगा, और पानी कैसा माध्यम होगा, सघन होगा, क्योंकि इसका घनत्व ज्यादा होता है, हवा का घनत्व कम होता है। इसी प्रकार पानी कैसा माध्यम हो जाएगा, तो सघन होगा कि विरल होगा। तो पानी और शीशा में अगर तुलना कीजिएगा तो पानी हो जाएगा विरल, और शीशा इसे सघन हार्ड होता है, तो ये हो जाएगा सघन। डीजल पेट्रोल में डीजल हो जाएगा सघन, और पेट्रोल पतला होता है, बहुत लगने में उड़ जाता है, तो ये हो जाएगा विरल। तो आप बताइए कि सघन और विरल बता सकते हैं। ये भी होता है जिसमें प्रकाश की चाल ज़्यादा होगा वह विरल होगा, जिसमें प्रकाश की चाल कम होगा वो सघन होगा। जैसे हवा में प्रकाश की चाल ज़्यादा होती है 3 × 10⁸, और पानी में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ होता है, तो वह इसीलिए विरल हो गया। इसी तरह पानी में प्रकाश की चाल ज़्यादा है, कांच में कम है, तो ये सघन विरल हो गया। इस प्रकार से खूब मज़े से आप कोई भी चीज़ें के बारे में बता सकते हैं, कौन सघन होगा और कौन विरल होगा। अब आपसे प्रश्न पूछते हैं कि बताइए तेल और तारपीन के तेल में कौन सघन कौन। तारपीन का तेल पतला होता है, देखो पेंट उंट में डाला जाता है, तो वह हो गया विरल। और तेल गढ़ा होता है, सरसों का भी तेल ले लो, तो ये क्या हो जाएगा, सरसों का तेल हो जाएगा सघन, और तारपीन का तेल हो जाएगा विरल। तो इस प्रकार से सघन और विरल को आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। इसके बाद चलिए तो अगला प्रश्न है हम लोग का, कांच का अपवर्तनांक याद कीजिए। तो यहाँ सी का मतलब हवा हो गया। हवा में प्रकाश की चाल 10 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। सी कांच का मतलब होता है लेड, तो एलईडी लगा सकते हैं, सी लेड, तो इसका होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अपवर्तनांक का मतलब है न्यू निकलना है एन, तो एन का सूत्र होता है सी बटा में सी एम। तो सी का मान रख लेंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, और इसका मान रख लेंगे 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये कटेगा, ये भी कट जाएगा। अब आपके पास आ कितना गया देख लीजिए, आ गया न्यू बराबर 3/2। इसमें भागा देंगे तो आ जाएगा 1.5, भागा देकर देख लो। तो ये आपका आ गया क्या, शीशा का अपवर्तनांक होता है 1.5। इसी तरह पानी का, ये तमाम चीज़ों का अपवर्तनांक लिख सकते हैं। यहाँ देखिए याद कर लीजिएगा, कुछ अपवर्तनांक बता देते हैं। इसे हवा का अपवर्तनांक 1 होता है। अभी पानी निकालिएगा, पानी का अपवर्तनांक हो जाएगा 1.33। इसी तरह मान लीजिए कांच का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.5 होता है। इसी तरह हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, 2.42 या 45 होता है। तो ये प्रश्न हो गया। पूछ देगा कि सबसे अधिक अपवर्तनांक किसका होता है, सबसे अधिक
अपवर्तनांक किसका होता है? तो हीरा का। सबसे कम अपवर्तनांक कितना किसका होता है? तो हवा का होता है। तो खूब मजे से आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि हवा का 1 होता है और हीरा का 2 होता है, मैंने सबसे ज़्यादा होता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग अगर देख रहे हैं तो। चलिए इसके बाद में हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगला हमारा टॉपिक है प्रिज्म। बहुत वीवीआई टॉपिक है वाओ, इसको हम लोग प्रिज्म कहते हैं और पेपर में इसका आना हमेशा तय रहता है। देखते हैं कि प्रिज्म क्या होता है, कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले प्रिज्म जो होता है बना होता है। जबरदस्त तरीका से याद कर लेना कि प्रिज्म जो होता है बना होता है। किस चीज़ का बना होता है मेरे सिर? तो कांच यानी शीशा का बना होता है। समझो ये किसका बना होता है? शीशा का। दूसरा बात है कि ये जो प्रिज्म है, ये प्रिज्म में कितनी सतह होती है? इसमें अगर सतह का बात करें, सतह, तो प्रिज्म में 5 सतह होती है, बता देना। और 5 में ये भी बता देना कि 3 जो सतह होती है वो कैसा होती है? तो आयताकार होती है। और इसमें 2 सतह कैसा होती है? त्रिभुजाकार होती है, त्रिभुजाकार। तो ये जबरदस्त तरीका से बता सकते हो। ये प्रश्न में हमेशा आता है, पेपर में प्रश्न आता है बार बार कि प्रिज्म में कुल कितनी सतह होती है? तो प्रिज्म में कुल 5 सतह होती है, जिसमें 3 आयताकार और 2 का होती है त्रिभुजाकार होती है। जैसे में देखिए प्रिज्म का फिगर बना लीजिए, जैसे मड़ई देखिए आप लोग, मड़ई देहात में एक मड़ई लोग डालते ऐसे करके, मतलब कि इसको ऊपर की ओर कर देंगे ऐसे, ऐसे मड़ई जो है ऐसे ऊपर की ओर कर दे, एक इधर से मड़ई झुका देंगे, एक इधर से, 2 प्लेट झुका देंगे, तो यही प्रिज्म है। तो आप देख लीजिए प्रिज्म क्या है? कांच का बना हुआ है जो किसी एक कोण पर झुका हुआ है। नहीं, कांच का बना वह आकृति जी किसी कोण थीटा पर झुका हो, जिसमें 5 सतह हो, जिसमें 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार हो। देखिए ऐसे मड़ई में ऐसे एक इधर से एक इधर से, 2 एक नीचे वाला हो जाएगा 3, इधर से और इधर से आओगे तो त्रिभुजाकार होगा। ऐसे आप कॉपी का ऐसे फिगर लेकर और नीचे रखकर देख सकते हैं। तो प्रिज्म किसे कहते हैं? कांच का बना वह आकृति जो किसी कोण पर झुका हो, किसी कोण पर झुका हो और जिसमें 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार सतह हो, तो उसे प्रिज्म कहते हैं। तो आप समझ गए प्रिज्म किस चीज का बना होता है? कांच का। कितनी सतह होती है? 5, 3 आयताकार और 2 त्रिभुजाकार, जैसे फिगर है। और इस जो थीटा कोण पर झुका हुआ है इसको कहते हैं प्रिज्म का कोण, याद रख लीजिएगा। इसको क्या कहते हैं? प्रिज्म का कोण आएगा। प्रिज्म का कोण किसे कहते हैं? प्रिज्म जिस कोण पर झुका होता है उसे प्रिज्म कोण कहते हैं। और इस सतह को कहते हैं अपवर्तक पृष्ठ। ये दोनों जो मड़ई में झुका रहता है 2 प्लेट, तो उसको बोलते हैं अपवर्तक पृष्ठ बोलते हैं, पारदर्शी होता है। इधर ऐसे झुका हुआ है ना, तो ये झुके हुए प्लेट को क्या कहते हैं? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। और इस रेखा को जो ऊपर की ओर ऐसे बांस उस पर लगा के मड़ई डाल देते हैं, तो जो बांसवा बा जो ऊपर रहेगा तो इसको बोलते हैं अपवर्तक कोण। क्या इसको बोलते हैं? अपवर्तक कोण। और ये जो त्रिभुज बना है ऐसे करके ये, तो इन त्रिभुजवा को हम लोग कहते हैं प्रिज्म का मुख्य काट। इसको क्या बोलते हैं? प्रिज्म का मुख्य काट बोलते हैं, मुख्य काट। तो प्रिज्म का मुख्य काट कैसा होता है? त्रिभुजाकार होता है। तो खूब मजे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पूरा का पूरा क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए हट जाते हैं। चलिए तो अगला स्टार जो है हम लोग का लेंस। लेंस क्या है इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले बता दें, जबरदस्त तरीका से याद कर लेना। लेंस जो है एक पारदर्शक पदार्थ है, पारदर्शक, इसको बोलेंगे पारदर्शक। सॉरी यहाँ पर थोड़ा, पारदर्शक मतलब पदार्थ। और पारदर्शक पदार्थ का क्या है? तो एक प्रकार का टुकड़ा है, टुकड़ा। तो याद करना है कि पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो 2 सतहों से, इसको देखोगे तो इसमें 2 ज्यामितीय सतह होता है। कितनी सतह होता है? तो 2 ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। सतहों से
घिरा रहता है। तो ये हो गया। तो लेंस किससे कहते हैं, तो याद हो गया कि पारदर्शक पदार्थ का वह टुकड़ा जो दो ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है उसे लेंस कहते हैं। और इसे ऑब्जेक्टिव अगर सवाल आ जाए तो खूब मजे से बता देना कि लेंस कैसा पदार्थ है, तो पारदर्शी पदार्थ है। लेंस क्या है, तो एक प्रकार का टुकड़ा होता है। टुकड़ा देखिए चश्मा उश्मा में लगा रहता है नीचे एकदम बहुत मतलब कि लेंस मत लगता है, वह क्या एक प्रकार का टुकड़ा ही है। कितने ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है, तो दो ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है। तो ये हम लोग याद कर लेंगे। चलिए तो लेंस के प्रकार, तो देखिए लेंस जो होता है दो प्रकार के होता है। लेंस को प्रकार के होता है, दो प्रकार के। एक होता है उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और एक होता है अवतल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस में होता क्या है, सबसे पहले ये किनारे पर पतला होता है, दुबला पतला होता है। किनारे पर क्या होगा, पतला, और बीच में क्या होगा, ये बीच में अगर देखा जाए तो ये होता है मोटा। और अवतल लेंस क्या होता है, ऐसे होता है, देखिए ये किनारे पर देखिएगा ना तो इससे सिर्फ मोटा होता है। ये किनारे पर देख लीजिए ऐसे, तो किनारे पर क्या होता है, मोटा। और बीच में देख लीजिए ये क्या है बीच में, तो बीच में होता है पतला। तो याद हो गया आप लोगों को कि वह लेंस जो किनारे पर, जो किनारे पर का हो पतला हो और बीच में मोटा हो तो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और वह लेंस जो किनारे पर मोटा हो और बीच में पतला हो तो उसे होते हैं। दोनों से थोड़ा उल्टा है, ये बीच में एकदम तुंद ऐसे लगा दिया है मोटा, और ऐसे पचक गया, बीच में है पतला, उबड़ा है एकदम। तो ये बात आप लोग याद कर लेंगे। चलिए तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं लेंस के प्रकार। तो देखिए उत्तल लेंस, तो उभय उत्तल लेंस में क्या होता है कि इधर भी उत्तल होगा इधर भी उत्तल होगा, दोनों ओर। उत्तल का मतलब उभरा होगा, जिसका पेट निकला है समझो उत्तल है। और कुछ औरतें जब बहुत आदमी बूढ़ा हो जाता है तब पेट अंदर चला जाता है कुबड़ा, तो वो हो गया अवतल, जो इस तरह निहुर के चलेंगे। ऐसे जो चलेंगे इस तरह करके तो वह हो गया उत्तल, और जो निहुर का ऐसे चलेंगे तो हो गया अवतल। तो ये क्या है, दोनों ओर समझ लीजिए कि उभरा है तो ये उत्तल लेंस है। ये इस समतल है और इधर से देखिए ऐसे करके उत्तल हो गया, तो इसको बोलेंगे समतल उत्तल लेंस। और इसको अवतल, अंदर की ओर कुबड़ा रहेगा, ऐसे बाहर से ऐसे करके चंद्रमती है उत्तल। तो ये अवतल उत्तल लेंस हो गया, ये समतल उत्तल लेंस हो गया, और दोनों ओर उत्तल है तो उभय उत्तल लेंस हो गया। उभय अवतल लेंस, ये दोनों ओर कुबड़ा रहेगा, इधरों से कुबड़ा इधरों से कुबड़ा, दोनों ओर धासा होगा, तो ये हो गया अवतल लेंस, उभय अवतल लेंस। अभी देखिए समतल अवतल लेंस कर रहा है, समतल ऐसे रहेगा, बीच में मतलब धासा रहेगा, ये हो गया समतल अवतल लेंस। ये क्या हो गया, उत्तल अवतल लेंस हो गया। उत्तल मतलब ऐसे उभरा होगा, नहीं ऐसे करें, अब बीच में ऐसे धासा रहेगा, ऐसे करके इसका फिगर बनेगा। मतलब कि उत्तल अवतल, समतल अवतल, अवतल माने उभय अवतल, या उभय उत्तल, समतल उत्तल, अवतल उत्तल। तो इस तरीके का इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खूब मज़ेदार टॉपिक है, बहुत अच्छा है। और लेकिन आपको जबरदस्त इसका उपयोग करना है और इसका उपयोग करना, बस बाकी का उपयोग नहीं करना है, ठीक है, इतना करना है। चलिए तो अगला हम लोग का टॉपिक आ गया लेंस का प्रकाश वक्रता केंद्र। तो जो भी लेंस है, जिससे मान लीजिए ये उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस का ये परिधि है, तो इसको परिधि को ऐसे करेंगे हम लोग तो एक ऐसा वृत्तीय परिधि बनेगा, इसको भी करेंगे तो एक वृत्तीय परिधि बनेगा। तो लेंस कितने ज्यामितीय सतहों से घिरा रहता है, तो एक ज्यामितीय सतह ये हो गया और एक ज्यामितीय सतह ये हो गया, तो ये ससुरा इधर जाके गोल बना देगा और ये वाला इधर जाके गोल बना देगा। तो इसमें जरूर एक केंद्र होगा, तो इस केंद्र को ही हम लोग क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। यानी लेंस के परिधि के केंद्र को, लेंस जो है उसका जो परिधि बनेगा तो उस परिधि के केंद्र को क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। याद हो गया। अब इसमें जैसे मान लो कि दर्पण में ध्रुव था, तो इसमें ध्रुव नहीं मिलेगा, ध्रुव की जगह पे कोई दूसरा चीज मिलेगा, प्रकाश केंद्र मिलेगा।
तो आप समझ गए, इसमें भी है। और इसी तरह अवतल लेंस भी रहेगा, तो देखिए अवतल लेंस में भी क्या होगा, इधर भी जाओगे तो एक वृत्त बनेगा, इधर आ रहे हो तो एक वृत्त बने, तो इसमें भी यहाँ C2 बन जाता, इधर C1, थोड़ा उल्टा होता है, याद रखना। तो इसको कहते हैं प्रकाश केंद्र, माने लेंस के केंद्र को प्रकाश केंद्र कहते हैं। क्लियर हो गया। अब कह रहा है लेंस का मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं, तो मान लीजिए ये लेंस हो गया, बढ़िया से छोटा फिगर बन रहा है, तो इस लेंस में एक इधर C1 है और इधर में क्या है C2 है। तो C1 और C2 को जब मिला देंगे तो इसको मिला देंगे तो इसी को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। इसको कौन सा अक्ष बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो इसको हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। आप इसको याद कर सकते हैं, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। तो लेंस के जो बड़ा फिगर आप लोग बना लीजिएगा, लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब है लेंस का प्रकाश केंद्र। जब लेंस, देखिए प्रकाश केंद्र कब बनेगा, याद रख लेना कि जब लेंस क्या हो, चलिए बोलते यहाँ पर हम लोग सीख गए कि दोनों केंद्र, यहाँ भी क्या हो गया, दोनों केंद्रों को अगर मिला देंगे तो इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। ये भी दोनों केंद्रों को मिला देंगे तो इसको क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो दोनों केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। और ये क्या है कि जब लेंस पतला रहेगा, लेंस जब पतला हो, तो ये मान लो लेंस है और ये लेंस पतला है, तो इस तरह मुख्य अक्ष खींच दिए, यहाँ पर हो जाएगा C1, यहाँ पर हो जाएगा C2। तो लेंस से अगर कोई प्रकाश की किरणें आएगी तो वह मुड़ती नहीं है, सीधे निकल जाती है, और जिस बिंदु से निकलती है मुख, उस बिंदु को कहते हैं प्रकाश केंद्र, यानी ऑप्टिकल सेंटर वो कहते हैं। तो जब लेंस पतला हो तो लेंस से आने वाली किरणें सीधे निकल जाती है, और जिस बिंदु से निकल जाती है उस बिंदु को क्या कहते हैं, लेंस का प्रकाश केंद्र। जैसे रेलवे पटरी देखिए सीधा होता है, तो ट्रेन आती है सीधा निकल जाती है। तो मान लो बक्सर से निकल गया तो वो बक्सर स्टेशन हो गया। तो वही कह रहा कि जब लेंस दुबला पतला हो तो लेंस से जब किरणें आएगी तो वह बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, रुकती नहीं है। तो उस बिंदु को जहाँ से निकलेगी तो उस बिंदु को कहते हैं प्रकाश केंद्र। मतलब कि लेंस का प्रकाश केंद्र से आप क्या समझे, बताइए। यही समझे कि जब लेंस पतला हो तो लेंस से आने वाली किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती है उस बिंदु को कहते हैं प्रकाश केंद्र। तो आप तीनों का तीनों याद कर लेंगे। लेंस के केंद्र को प्रकाश केंद्र, लेंस के दोनों केंद्र से जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष, जब लेंस पतला हो तो लेंस से जाने वाली किरणें जिस बिंदु से जाती है उसे प्रकाश केंद्र कहते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे अगला स्टेप देखिए, लेंस का फोकस। तो मान लीजिए ये लेंस है, ये कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। यहाँ का बनेगा वो प्रकाश केंद्र, यहाँ का बनेगा C1, यहाँ का बनेगा C2। तो जब मुख्य अक्ष के समांतर, इसको हम लोग द्वारक बोलते, भलो नहीं पढ़ाई, लेंस की चौड़ाई है। मतलब तो इस समांतर कोई किरणें आएगी तो द्वारक ऐसे मुड़कर ऐसे लौट जाती है। तो जिस बिंदु पर मुड़ कर जाती है तो उस बिंदु को कहते हैं फोकस, यानी F कहते हैं। याद रखना, फोकस का संकेत बड़ा F होता है। तो फोकस किसे कहते हैं, तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, मुड़ने के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाते हैं उस बिंदु को फोकस कहते हैं। याद हो गया। यही अवतल में क्या होगा, अवतल मान लीजिए ये लेंस है, तो यहाँ पर हो गया प्रकाश केंद्र। तो ये किरणें जब समांतर आएगी तो ऐसे ऊपर की ओर भागती है, तो ये क्या होता, ऊपर तक मिलेगा नहीं, तो ये कहाँ मिलेगा, पीछे की ओर मिलेगा। तो इसको हम लोग फोकस कहते हैं, F। ऐसे लेंस में अगर देखा जाए तो फोकस दो गो बनेगा, कि यार किरणें इधर से आ रही है, कि यार इधर से आएगी तो अब फोकस इधर बन जाएगा, इधर से किरणें आएगी तो फोकस मतलब उधर बन जाएगा। इस तरीके से फोकस में मतलब लेंस में दो फोकस बनेगा, लेकिन मेन फोकस इसी को कहेंगे, मेन यही फोकस है। इतना आप याद कर लीजिएगा, ठीक। कि लेंस के में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें लेंस से टकराने के बाद
और चाहे मुड़ने के बाद जहाँ मिलती है उसे फोकस कहते हैं, और जहाँ मिलती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस कहते हैं। तो ये अवतल का फोकस हो गया, ये उत्तल का फोकस है। क्लियर हो गया कंसेप्ट एकदम। चलिए चलिए, तो अगला स्टार आ गया बाबू हम लोग का। आप देख सकते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी यानी इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकस दूरी किसे कहते हैं? अभी तुरंत बताएं कि ये लेंस है और इस लेंस में जाइएगा तो ये प्रकाश केंद्र है, यहाँ पर C1 है और यहाँ पर C2 है। दो गो केंद्र है तो दो गो फोकस बनेगा, लेकिन मेन फोकस इसी को बोलते हैं फोकस। एफ मतलब एफ कहिए चाहे इसको F2 कहिए, कहे कि याद कर लीजिएगा बाबू F2 यानी द्वितीय फोकस को ही लेंस का फोकस कहते हैं, F2 को ही F कहते हैं। ठीक है, तो इसको F कर देंगे तो देखिए ये सभी दूरियां जो होती है O से मापी जाती है, जिसे दर्पण में P से मापी जाती है O से। तो प्रकाश केंद्र O और F के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और प्रकाश केंद्र O और C2 के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो याद हो गया दोनों। ये वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या हुआ? वक्रता त्रिज्या का मतलब हुआ ये लेंस हो गया, यहाँ O बन गया, यहाँ F बन गया, यहाँ पर C बन गया। तो O और F मतलब यहाँ पर क्या है, ये O है, तो O और C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और O और F के बीच की दूरी को फोकस दूरी यानी छोटा f कहते हैं। तो याद हो गया, क्या याद हो गया? यहाँ जबरदस्त तरीका से याद कर लो। O और F को हम लोग फोकस दूरी कहते हैं, O और C को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और ये भी याद कर लेना F का मतलब होता है F2 और C का मतलब होता है C2, ये भी याद कर लेना। मतलब द्वितीय फोकस को ही फोकस कहते हैं, द्वितीय केंद्र को ही केंद्र कहते हैं। OF का मतलब O और F के यानी O माने प्रकाश केंद्र, F माने फोकस। तो O प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। OC को वक्रता त्रिज्या यानी R कहते हैं। O प्रकाश केंद्र और केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आप लोग खूब मजे से इसको क्या कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अभी हम लोग क्या याद कर लिए? अभी हम लोग याद किए कि O और F को फोकस दूरी कहते हैं, O और C को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। F का मतलब F2, C का मतलब होता है C2, एकदम याद कर लेना है। तो याद करो O का मतलब प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, प्रकाश केंद्र और केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। फिगर में भी बता दिए थे आप लोगों को। अब देखिए एक छोटी सी बात आप लोगों को बताते हैं, बहुत ही अच्छा बात है बाबू। ये जैसे प्रिज्म का मुख्य काट है, प्रिज्म का मुख्य काट, जब कोई किरणें इस प्रिज्म में आएगी तो ये किरणें होती क्या है? ऐसे आधार की ओर, क्योंकि नीचे आधार है और ऊपर शीर्ष है, तब प्रिज्म में किरणें हमेशा किधर मुड़ती है? तो याद कर लेना प्रिज्म में किरणें हमेशा आधार की ओर मुड़ती है, क्योंकि आधार बड़ा होता है ना। तो ये कोई सोचता है कि हम आधार की ओर आए तो आधार पर आकर रह जाए, ऊपर नहीं जाएगी, क्योंकि जानते हो कोई भी वस्तु नीचे गिरती है, तो इसी तरह ये भी सोच रहा नीचे गिरेगा। तो ये जब प्रिज्म में किरणें आएगी तो किधर मुड़ती है? आधार की ओर मुड़ती है, एकदम याद कर लीजिएगा। अब देखिए दो नमूना चीजें बता रहे, VVI क्वेश्चन है, बहुत VVI क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन है, समझ लेना। चलिए अगला प्रश्न देखिए आ गया कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। प्रश्न आएगा क्यों कहा जाता है, क्यों? प्रश्न आएगा कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहा जाता है। तो ये आप लोग का प्रश्न है। देखिए उत्तल लेंस करेगा का, ध्यान से देखिए कि उत्तल लेंस में ऐसे दो प्रिज्म हम लोग रख देंगे। ऐसे एक प्रिज्म का मान लीजिए आधार है, एक ऐसे प्रिज्म का मुख काट रख देंगे। तो उत्तल लेंस में देख लीजिए दो प्रिज्म है, ऐसे करके बन रहा है, ऐसे। तो जब प्रकाश की किरण आएगी तो ये क्या करेगा? आधार की ओर मोड़ देगा। जब प्रकाश की किरणें आएगी तो ये भी क्या होगा, क्योंकि ये आधार है ये शीर्ष है, तो ये भी ऐसे मोड़ देगा। तो देखिए क्या करता है कि ऐसे किरणें जब आएगा तो ऐसे मोड़ देगा। तो उत्तल लेंस करता क्या है कि सारे किरणों को मोड़ देता है, इसीलिए इसे कहते हैं अभिसारी लेंस। तो अभिसारी लेंस किसे कहते हैं? उत्तल लेंस आने वाला समांतर किरणों को मोड़कर एक बिंदु पर मिला देता है, तो उसे अभिसारी लेंस कहते हैं। अवतल लेंस क्या करेगा?
इसमें देख लीजिए ऐसे बनाओगे तो ऐसे करके समझो प्रिज्म बना, ऐसे देख लीजिए आधार इसका ऊपर हो गया, ये शीर्ष हो गया। तो जब किरणें आएगा ना तो इसमें आधार की ओर ऐसे मुड़ जाएगा, और इसमें भी किरणें आएगा तो ऐसे मुड़ जाएगा, और बीच में आएगा तो सीधे निकल जाएगा, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर है। तो प्रकाश इसमें क्या हो रहा है कि किरणें मुड़ मतलब एक दूसरे से फैल रहा है। तो जब फैल रहा है तो उसे कहते हैं अपसारी लेंस। तो याद हो गया। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तल लेंस आने वाला किरणों को मोड़कर एक बिंदु पर मिला देता है, और अवतल लेंस आने वाली समांतर किरणों को एक दूसरे से फैला देता है मोड़कर, इसीलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। तो आप अपनी भाषा में याद कर देना, जो मोड़कर एक जगह पे ला देगा तो उसे अभिसारी लेंस कहेंगे उत्तल को, और अवतल क्या करता है कि फैला देता है, झगड़ा लगा देता है। उत्तल बड़ा बढ़िया है, उत्तल बेचारा एकजुटता एकीकरण करता है। गांव के लोग अलग अलग विचारधारा के झगड़ा कर रहे थे, जाके समझौता करेगा, एकजुट कर देगा, तो वो हो गया उत्तल। अभिसारी कर देगा यानी मिला देगा। अवतल क्या ले जाके झगड़ा फूट डालो, शासन करो लगा देगा, सबको छितिर बितिर कर देगा, फैला देगा, तो वह है अवतल। तो आप एकदम याद कर लिए कि उत्तल लेंस किरणों को एक बिंदु पर मोड़ता है, अवतल लेंस किरणों को फैलाता है, इसीलिए अपसारी लेंस कहते हैं। ये मोड़ता है तो अभिसारी लेंस कहते हैं। क्लियर हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगला स्टार है, इसको हम लोग देखिए बोलते हैं लेंस सूत्र, इसको बोलते हैं आवर्धन सूत्र। तो ये लेंस के लिए लागू होता है बाबू। यही दर्पण में -v/u होता है और इस दर्पण में प्लस होता है, लेकिन लेंस में दोनों का होता है माइनस होता है। आप इसको याद कर लीजिएगा, और अगले मतलब एक इसका आएगा आपका लाइव या वीडियो क्लास जिसमें इसको सिद्ध कर देंगे। तो यू भी और एफ में जो संबंध बताता है उसे लेंस सूत्र कहते हैं, और लेंस में जो v/u का अनुपात होता है उसे आवर्धन सूत्र कहते हैं। अब कहिएगा सर एक बात याद कर लेना, u का मतलब होता है वस्तु दूरी, u का मतलब क्या होता है न्यूमेरिकल में बड़ा काम आता है। v का मतलब होता है बाबू प्रतिबिंब दूरी, ठीक। और f का मतलब होता है फोकस दूरी, f का मतलब क्या होता है फोकस दूरी। चलिए तो इसको आप लोग एकदम याद कर लीजिए। चलिए तो अगला स्टार आ गया बचवा, लेंस की क्षमता। सबसे VVI 10th क्लास के बच्चे इसका मात्रक जरूर याद कर ले। इसका मात्रक 1 नंबर के हमेशा पेपर में भर भर के पूछता है, तो 1 नंबर बता ले जाओ। लेंस की क्षमता LP, पावर ऑफ लेंस। देखिए क्षमता किसे कहते हैं? क्षमता का मतलब होता है कि लेंस द्वारा, मतलब जो लेंस होता है ना, तो लेंस कितना किरणों को मोड़ता है, लेंस द्वारा किरणों को मोड़ने की, किरणों को मोड़ने की सामर्थ्य को, मोड़ने की जो सामर्थ्य होती है, मतलब जो क्षमता होती है, उस सामर्थ्य को हम लोग क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। कोई भी लेंस है, जिसे मान लीजिए एक प्रकाश की किरणें आ गया, इसको ऐसे मोड़ा। एक लेंस है, मान लीजिए प्रकाश की किरणें आ गया, इसको ऐसे मोड़ दिया, तो ये ज़्यादा मोड़ दिया है और ये कम मोड़ा है। तो कम मोड़ा है, इसका मतलब इसकी क्षमता, जैसे कोई आदमी होते हैं ना, छड़ दे दीजिए, कोई छड़ को ज़्यादा मोड़ देंगे, अरे बड़ा इस क्षमता, इसका पावर ज़्यादा। कोई छड़ को कम मोड़ेंगे तो उसकी क्षमता कम हुआ। तो ये लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को मोड़ने की सामर्थ्य को लेंस की क्षमता कहते हैं। तो आपको याद कर लेनी है, क्षमता इसी को बोला जाता है। अब अगला बात याद कर लेना जबरदस्त तरीका से कि लेंस की क्षमता का संकेत क्या होता है? P। अगला स्टार लिख लेना, जबरदस्त तरीका से याद कर लेना, इसका सूत्र क्या होता है? तो 1/f, f मीटर में होता है। किस में होता है? मीटर में। यही अगर सेंटीमीटर में होगा बाबू ना, तो सेंटीमीटर में होगा तो ऊपर सही चला जाएगा f, ये मान लो cm में हो जाएगा। cm का मतलब सेंटीमीटर। तो आप दोनों खूब मजे से याद कर लीजिएगा। तो P बराबर सूत्र होता है 1/f। अब करेंगे बात इसकी मात्रक का। मात्रक, तो देखिए मात्रक बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि मात्रक कैसे निकाला जाएगा ध्यान दीजिएगा बाबू।
इसका मात्रक का मतलब इसका सूत्र P बराबर 1/f। f का मतलब हो फोकस दूरी। तो फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है। मीटर ऊपर जाएगा तो क्या होगा? पावर 1 है, ऊपर चला जाएगा तो -1 होगा। तो इसको बोल देंगे प्रति मीटर। प्रति मीटर। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक प्रति मीटर होता है, याद कर लेना। क्या होगा? प्रति मीटर। और इसी को हम लोग 1D कहते हैं, यानी डायोप्टर कहते हैं। डायोप्टर कहते हैं। तो यहाँ याद हो गया कि अगर आपसे पूछ देगा लेंस की क्षमता का SI मात्रक बताइए, तो आप लोग SI मात्रक लिख लेना जबरदस्त तरीका से। लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है प्रति मीटर। इसी को हम लोग मीटर का पावर 1 कर देते हैं। ये क्या हो गया? नहीं दिखाई दे रहा तो कोई बात नहीं, इधर लिख देते हैं। तो लेंस की क्षमता का SI मात्रक पूछ देगा तो हो जाएगा प्रति मीटर। प्रति मीटर का मतलब इनवर्स। यही पूछ देगा लेंस की क्षमता का काली पूछ देगा मात्रक बताइए। मात्रक मात्रक पूछ देगा तो बाबू बता देना डायोप्टर होता है। डायोप्टर। ज़्यादा नहीं आप लोगों को बड़ करना है, केवल यही याद कर लेना है। ठीक। तो लेंस की क्षमता का मात्रक पूछेगा तो डायोप्टर यानी डी, और लेंस की क्षमता का SI मात्रक पूछेगा प्रति मीटर। एकदम इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, बहुत VVI है और पेपर में पूछता है बार बार। चलिए तो हम लोग क्या कर लिए? याद कर लिए। चलिए तो अगला आप लोगों को सबसे रोचक और बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहे हैं बाबू, जो आपके प्रश्न में मतलब पेपर में बार बार पूछता है 10th क्लास का। तो कह रहे चैप्टर 2 का कुछ VVI प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। जैसे पूछता है हवा में प्रकाश की चाल क्या होगा? तो हवा में प्रकाश की चाल होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर पूछता है प्रिज्म में कुल कितनी सतह होती है? तो प्रिज्म में कुल कितनी सतह होती है? तो 5 सतह होती है। प्रिज्म में कुल कितनी सतह होती है? तो 5। अगला बात, स्नेल का नियम किसे कहते हैं? तो साइन I बटा में साइन R बराबर n को क्या कहते हैं? स्नेल का नियम। अगला, लेंस की क्षमता का SI मात्रक क्या होता है? इनवर्स मीटर यानी प्रति मीटर। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर यानी D होता है। तो ये बहुत VVI स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको याद कर लीजिएगा।